हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो होमो फिजियोलॉजी ऑफ होमोस्टैसिस देख रहे थे हम। तो उसमें हमने पहले क्या देखा था? बेसिक देख लिया था फिजियोलॉजी ऑफ होमोस्टैसिस का। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या रहते हैं ब्लड में, वो देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि प्लाज्मा क्या रहता है, और बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं फटाफट से, ठीक है? सो फंक्शन ऑफ ब्लड देखा हमने, ठीक है? डिटेल में देखा फंक्शन ऑफ ब्लड, ओके। उसके बाद क्या देखा हमने? ब्लड फंक्शन के बाद ब्लड को देखा, ब्लड कैसा रहता है, ठीक है? ब्लड फंक्शन ये देखा हमने। उसके बाद ब्लड क्या है, ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद क्या देखा? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड देखे। ये आपको नोट कर लेने हैं ताकि ये एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा हमने कि ब्लड का कंपोजिशन कैसे बना हुआ है। उसके बाद प्लाज्मा देखा हमने, प्लाज्मा क्या रहता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देखा डिटेल में। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से हैं? तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तीन फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। 45% रहता है ब्लड में इनका। रेड ब्लड सेल का, जिसको हम अर्थ्रोसाइड भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइड दो टाइप के रहते हैं, ग्रानुलोसाइड और ग्रैन्युलोसाइड। बाद में देखेंगे हम डिटेल में कैसे रहते हैं ये। और प्लेटलेट्स भी हमने देखा है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइड भी बोल सकते हैं हम, ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देख लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट, तो सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट में हम क्या देखेंगे? आरबीसी का बहुत अच्छे से, ब्लड का हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ देख लिया। बेसिक इंट्रोडक्शन में हर चीज़ देख लिया कि ब्लड कैसा रहता है, उसका वॉल्यूम क्या है, 5.5 सेंटीमीटर बराबर। एक 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 चीज़ हमने वो बराबर से देख लिया आरबीसी की। अब यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन भी देखे ना आरबीसी के, ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं? दो टाइप्स। एक आता ग्लैनुलर ल्यूकोसाइड और एक आता अग्लैनुलर ल्यूकोसाइड। ग्लैनुलर ल्यूकोसाइड मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रैनुलर ल्यूकोसाइड बोलते हैं। और अग्रैनुलर जिनमें कोई भी टाइप का क्या नहीं रहता, ग्रैन्यूल्स नहीं रहते, उनको अग्रैनुलोसाइड बोलते हैं, ठीक है? ग्रैन्यूल में, ग्रैन्यूल ल्यूकोसाइड में मतलब ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज में तीन टाइप्स गिरते हैं: न्यूट्रोफिल, आइजिनोफिल और बेसोफिल्स, ठीक है? अग्रैन्युलोसाइड में लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। लिम्फोसाइड में भी टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, नेचुरल किलर सेल। और मोनोसाइड में देर इज नो टाइप, मोनोसाइड ही है, ओके। अब यहाँ पर प्लेटलेट क्या है? स्पेशल सेल फ्रैगमेंट रहते हैं। ये एक सेल के फ्रैगमेंट रहते हैं जो मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रही है वो देख लो, रेड ब्लड सेल की कैसी रहती है। और प्रैक्टिकल में भी आप बहुत अच्छे से देखे होंगे आरबीसी काउंट क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या रहता है, प्लेटलेट कैसे दिखते हैं, आरबीसी कैसे दिखती है, डब्ल्यूबीसी कैसे दिखती है, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग शेप कैसे रहते हैं, वो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से देखने वाले हो। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आरबीसी कैसे दिख रही है देख सकते हो आप, यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पे, ठीक है? प्लेटलेट्स भी दिख रहे होंगे, मोनोसाइट, न्यूट्रोफाइल, आइसोनोफिल, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये देख देख के आप परेशान हो गए होगे, आई नो दैट। चलो, फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेन इन्वर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट लाइन रहती डिफेंस मैकेनिज्म की। देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इट इज डब्ल्यूबीसी का एक ही काम है, और वो काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी का प्रोटेक्शन करना। किससे? अपने पैथोजन से, ओके। सो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का के जैसे काम करते हैं न्यूट्रोफिल। पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सब पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैकेनिज्म पहले से पढ़ा हुआ नहीं है इतने डिटेल में। तो देख लो क्या क्या है। पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मैकेनिक, ठीक है, कंटेन enzyme like protease, elastase, metalloproteinase, NADPH oxidase, antibody-like substances called डिफेसिन्स। जो न्यूट्रोफिल रहती है, जानबूझ के स्लो बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। तो जो न्यूट्रोफिल्स रहती है ना, उसमें किलर मैकेनिज्म, इफेक्टिव और पावरफुल किलर मैकेनिज्म अवेलेबल रहता है, जिसमें कुछ इंजाइम रहते हैं। कौन से है वो? प्रोटीएज है, इलास्टिएज है, मेटालोप्रोटीनियज है, NADPH ऑक्सीडेज है। ये याद करो, कोई भी हालत में याद करो, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको लिख दिया आपने तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ओके। 5 मार्क का क्वेश्चन है और ये आपने लिखा तो नियर अबाउट आपका आधा या 1 मार्क बढ़ेगा। और आधा और 1 मार्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है? सो कब दूंगा? जब पेपर लिखने टाइम में बताऊंगा हर चीज़, पेपर कैसे लिखते हैं मेडिकल का, वो बताऊंगा ना, तब बताऊंगा आधा मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो इंजाइम है, ये जो
इंजाइम है, ये हेल्प करते न्यूट्रोफिल्स को क्या करने में, डिफेंस की फर्स्ट लाइन बनाने में। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद डिफेनिस एंड ये डिफेंसिन्स जो रहते, ये इंजाइम जो रहते, ये काम क्या करते? तो ये एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स रहते जो बैक्टीरिया और फंगी के अगेंस्ट यूज काम में आते। ये जो इंजाइम बोला मैंने, ये चार इंजाइम बोला, ये चारों इंजाइम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रहते, मतलब जो माइक्रो जो भी बैक्टीरिया और फंगी है उनके पेप्टाइड को पहचान के उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये इंजाइम करते हैं। समझ में आया? गुड। उसके बाद सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो ये भी कि ये सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर क्या है। तो एक्सीलरेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग इंजरी टू द ब्लड वेसल्स। न्यूट्रोफिल का एक और काम है जो आपको बताया नहीं गया होगा नीट की पढ़ाई में, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर का काम भी करता है। प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर का काम, PAF का काम भी करता है, जो क्या करता है, एक्सिलरेट द एग्रेशन, मतलब जो एग्रेशन होता है प्लेटलेट का इंजरी के टाइम में, ये वो प्लेटलेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब प्लेटलेट को एक्टिव करने का काम भी यहाँ पर, एग्रीगेट करने का काम भी, एग्रीगेशन लाने का काम भी, एक साथ लाने का काम भी कौन करता है? हमारा न्यूट्रोफिल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें से 2 फंक्शन है जो आपको नए हैं, पहले आपने पढ़े नहीं होंगे। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि फंक्शन ऑफ बेसोफिल। बेसोफिल के फंक्शन तो बहुत अच्छे से याद हो गया आपको, बहुत पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। बेसोफिल ग्रैन्यूल्स रिलीज सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक, मतलब जो बेसोफिल्स रहते हैं वो कुछ ग्रैन्यूल सिक्रेट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है हिस्टामिन। एक्यूर हिस्टामिन तो आपको पता है, इट इज एक्यूड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, वस्कुलर चेंजेस, इंक्रीज परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी। जो हिस्टामिन रहता वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैरी आउट करता, जैसे कि वस्कुलर चेंजेस, वस्कुलर मतलब जो वेसल्स रहते हैं हमें, उसका चेंज करने का काम, साथ ही साथ इंक्रीज करता है जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है, जो कैपिलरी है हमारी, जो भी कैपिलरीज रहते हैं बॉडी में, उसको ये परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम हिस्टामिन करता है। उसके बाद हेपेरिन का काम क्या है? प्रिवेंट इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। देखो हेपेरिन जो है ये बहुत जगह पे काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर ही ना बन जाए, इसलिए ये हेपेरिन काम आता है, जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग रुकाता है वेसल्स में। ओके, गुड। उसके बाद हाइलोरोनिक एसिड। अब ये हाइलोरोनिक एसिड क्या करता? नेसेसरी फॉर डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पता होगा बहुत अच्छे से। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये काम क्या करता है? जो डिपोजिशन है ग्राउंड सब्सटेंसेस का, वो करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है, गुड। उसके बाद प्रोटीएस एग्जैजरेट इन्फ्लामेशन, एग्जैजरेट करता है इन्फ्लामेशन को, प्रोटीएस। ओके, उसके बाद बेसोफिल हैव आईजीई रिसेप्टर। बेसोफिल में एक रिसेप्टर होते हैं एंटीबॉडी के, जो आईजीई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आईजीई, यस, वेरी गुड। आईजीई रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एलर्जी रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसको क्या बोले हुआ है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, गुड। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज नथिंग बट अ एलर्जी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। परेशान हो गए हम ये फंक्शन ऑफ प्लेटलेट पढ़ पढ़ के, एक और बार देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में काम आता, क्लॉट रिस्ट्रिक्शन में काम आता, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता, ये नया काम है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी प्लेटलेट कहीं कहीं पर काम आता है। उसके बाद होमियोस्टैसिस मेंटेन करने में, रिपेयर एंड रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, यही बातें हैं सब, ठीक है, गुड। उसके बाद गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने। कंटिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू, समझ गए, गुड। उसके बाद ऑक्सीजन मेजर ई एक्सेप्टर इनडिसिपेबल इनडिसिपिसेबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद CO2 मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, उसके बाद पीएच मेंटेन कैसा होता है? पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हेल्प टू मेंटेन पीएच इन टिश्यू, मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होता है टिश्यूज में से, उसके वजह से भी पीएच मेंटेन होता है यहाँ पर। ओके, गुड। उसके बाद टिश्यू क्या है?
तो टिश्यू क्या हम क्या करते हैं, तो CO2 फ्रॉम प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट। एक मिनट पानी पीने दो। हम्बर्गर हम्बर्गर हैमबर्गर इफेक्ट आपको पता है क्या? देखो क्या होता है ना, जब Cl- और HO3- इंटरचेंज होते, उस चीज को हम हम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं। आपने ये आई थिंक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। सो यही प्रोसीजर है पीएच मेंटेन करने की, ठीक है। तो ये हम्बर्गर इफेक्ट जो रहता, ये इंटरचेंज करता Cl- और H बाइकार्बोनेट के इंटरचेंज की वजह से पीएच क्या होता, मेंटेन होता। अब वो कैसे होता, तो ये रिएक्शन दिख रही होगी आपको, देखो -HHB प्लस O2 इज इक्वल टू HbO2 प्लस प्लस H प्लस। ये जो रिएक्शन है वो आपको याद करनी है, ओके। सो ये रिएक्शन की वजह से क्या होता है, पीएच मेंटेन होता है। सो लंग्स का भी रोल है यहाँ पर पीएच मेंटेन करने में, वेयर एज टिश्यू का भी रोल है। गुड। उसके बाद HB क्या है, अब ये आपने कौन सा इफेक्ट है, वो बोर्स इफेक्ट है शायद, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, देखते हैं हम फिर भी। तो जो हायर एबिलिटी ऑफ HB टू रिलीज O2 बट लोअर एबिलिटी टू बाइंड O2, तो ये राइट शिफ्ट करेगा। बोर्स इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है मेरे को एक बार कमेंट में बताना, मैं भूल गया वो इफेक्ट। अब वो नीट के टाइम में था, ये नीट की पढ़ाई के जैसी ही रहता है, फिजियोलॉजी है ना, जो 4 चैप्टर पढ़े हैं ना आपने, वही है यहाँ पर, बस ज़्यादा कुछ नहीं है दूसरा। तो जो हायर एबिलिटी ऑफ H2 टू रिलीज O2 बट लोअर एबिलिटी टू बाइंड O2, देखो एक कर्व रहता था, बोर्ड्स कर्व बोलते थे शायद उसको, या फिर हम्बर्गर बोलते थे, शायद हम्बर्गर की बोलते थे। तो वो कर्व अगर राइट पे शिफ्ट हुआ तो तुम्हारा जो HB है वो क्या होगा, टूटने लगेगा O2 से और बाइंड करने लगेगा CO2 से। लेकिन वही कर्व अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि HbO2 से ज्यादा मिलने लगेगा, ज्यादा बाइंड होगा, और CO2 से कम बाइंड होगा, ठीक है। गुड। यूजफुल एट साइट ऑफ O2 रिलीज, ये जो इफेक्ट है, जो राइट और लेफ्ट शिफ्ट बोला मैंने, वहां पर क्या होता है कि ये हायर टेम्परेचर O2 कब बॉइंड, बोर्स इफेक्ट, यस बोर्स इफेक्ट ही बोलते हैं उसको, देखो लिखे हुआ है यहाँ पर। तो जब हायर टेम्परेचर रहेगा, हायर 2-3 BPG लेवल रहेगा, और लोअर लोअर PG रहेगा, पीएच रहेगा, तब क्या होगा, बोर्स इफेक्ट पीक पे रहेगा, मतलब जो कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, ओके। उसके बाद CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन विथ इन RBC एंड Cl इंटरचेंज, ओके। और CO2 डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब जो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मतलब देखो बाइकार्बोनेट से 71%, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ ही साथ CO2 डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा, जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, वो ब्लड प्लाज्मा, डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा से भी होता है, और साथ ही साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन से भी होता है। वेराज O2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 97% किससे होता है, का आई थिंक ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है, ओके। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ज्वाइन एक बाइंड करते हैं, और वो बाइंड करने के बाद O2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और CO2 का भी देख लिया हमने। तो अब अर्थ्रोसाइड का देख लेंगे हम। तो अर्थ्रोसाइड, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि फॉर्म क्या होते हैं अर्थ्रोसाइड। तो वेयर इज मैरो, ठीक है, वेयर इज अर्थ्रोसाइड प्रोड्यूस। तो सबसे पहली बात, योल्क सैक में वेरी अर्ली एम्ब्रियो में जो हमारे रहते हैं वो बनते हैं, क्या बनते हैं, जो अर्थ्रोसाइड है, जो RBC है, वो कहाँ पर बनते हैं, योल्क सैक में। तो अर्ली एम्ब्रियो में योल्क सैक में बनते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में कहाँ बनते हैं, स्प्लीन और लीवर में, ओके। और जो अगर चाइल्डहुड है हमारा, तो चाइल्डहुड में कहाँ पर बनते हैं, RBC। तो एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल, यहाँ पर रेड ब्लड सेल बनना एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अडल्ट में एक्सियल में भी रहते हैं, अपेंडिकुलर में भी रहते हैं, जिसको हम येलो मैरो भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। ये RBC का फॉर्मेशन है। उसके बाद RBC का स्ट्रक्चर बायकॉन्केव रहता, अन्यूक्लियड रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता यहाँ पर। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोनेंट इसमें हीमोग्लोबिन रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं,
80 पे रहता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस रहता है। फंक्शन क्या है इसका, तो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक। ओके, आरबीसी का शेप वगैरह सब पता है आपको। फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में लाने का काम, जिसको कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहता, एसिड बेस बैलेंस करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, बफर के जैसा एक्ट करके। ओके, उसके बाद कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड आरएच फैक्टर, मतलब ब्लड ग्रुप और एंटीजन आरएच फैक्टर भी रेगुलेट करने का काम यहाँ पर ये करता है। ओके, उसके बाद हीमोग्लोबिन कैसा रहता, तो चार ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल बन के बना हुआ रहता। मेरी जबान पलट नहीं रही, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ना, इसलिए मेरी आदत है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। ये बेसिक है और आपको सब पता है, सो ऐसे समझो ये रिवीजन टाइप है बस। ओके, सो कंसिस्ट ऑफ 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इन्वॉल्व नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, 4 ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल रहते हैं और 4 हीम मॉलिक्यूल रहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, 4 हीम मॉलिक्यूल, वेयर एज 4 ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, गुड। उसके बाद हीमोग्लोबिन समझ गए आपको, गुड। सो यहाँ पर हम हमारा एंड करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे हम इसके बाद का, ठीक है। सो बेसिक है, बहुत इजी है ये सब, आपको भी पहले से आता होगा ये, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और जो बी एम एस और बी एच एम एस के स्टूडेंट है फिजियोलॉजी में, उनको इतना ही करना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपका बी एम एस फर्स्ट ईयर या फिर बी एच एम एस फर्स्ट ईयर चल रहा होगा तो आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू।